नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए रिचर्ड फ्रिंच द्वारा लिखी ट्रायल बाय सॉर्सरी का 3rd एपिसोड लेकर आया हूँ। और अगर आपने इसके पिछले दोनों भाग नहीं देखे तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरी हेल्थ हैंडबुक वाली नॉवेल की स्टोरी नहीं देखी या नहीं सुनी तो एक बार उसे देखिए। वो आपको एक ऐसी किताबों की दुनिया में ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का अच्छे से आनंद लेने के लिए कृपया हेडफोन का यूज करें। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूं। एक अपंग सोचता है कि वह ड्रैगन की सवारी करने में सक्षम होगा। हालांकि मैंने कई बार ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन ये शब्द मुझे भावनात्मक रूप से चुभ गए। मैंने अपने मुंह में रखा खाना निगला और पानी का एक घूंट लिया। फिर यह देखने के लिए मुड़ा कि यह किसने कहा था। साइमन नाम का एक रईस मुझ पर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे अनदेखा करने के बारे में सोचा, लेकिन किसी कारणवश जो मैं नहीं बता सकता, मैंने उससे भिड़ने का निर्णय लिया। क्या कहा तुमने? साइमन की मुस्कान और बढ़ गई और उसने एक अंगूर अपने मुंह में डाला। मैंने कहा एक अपंग सोचता है कि वह ड्रैगन की सवारी कर सकेगा। किसने कहा कि मैं अपंग हूँ? अपने हाथ को देखो निम्न जन्मों वाले, यह ड्रैगन के खिलौने की तरह टूटा फूटा है। तुम लगाम कैसे थामोगे? और ब्लेड चलाने के बारे में क्या? तुम ड्रैगन की पीठ पर कैसे लड़ोगे? साइमन के बोलते ही हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें मुझ पर टिकी थी। मैं ब्लेड को बहुत अच्छे से चला सकता हूँ और मैं लगाम थामना भी सीख लूंगा। अच्छा, साबित करो कि तुम तलवार पकड़ सकते हो। मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दो। जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, एक परिचित आवाज सुनाई दी। एक महान व्यक्ति की ओर से ऐसा अशोभनीय भाषण, और उससे भी बदतर एक ऐसे व्यक्ति की ओर से जो सोचता है कि वह किसी चीज के योग्य है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अलग रंग के बालों के साथ पैदा हुआ था। यह मैरिन थी। वो साइमन से कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी, अपनी बाहें अपनी छाती पर रखे हुए थी। उसके काले बाल उसके कंधे पर लटक रहे थे। हालांकि वह मेरी तरह एक निम्न वर्ग में जन्मी थी, लेकिन इस समय वह बहुत प्रभावशाली लग रही थी। साइमन भी क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, लेकिन वह खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, नीच कुल की? मुझे भी आपसे यही बात कहना चाहिए, क्योंकि एल्विन कर्म से एक महान व्यक्ति है। साइमन ने मेरी तरफ देखा और मैंने अपने कंधे पर लगा प्रतीक चिन्ह उसे दिखाया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इसके बजाय वह डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। दूसरा रईस भी उठकर चला गया। मैरिन मेरी मेज पर आकर बैठ गई। मैं इसे संभाल सकता था। तुम्हें पता है कि तुमने अभी अभी एक दुश्मन बनाया है ना? मैं पूरी जिंदगी दुश्मनों से घिरी रही हूँ, एक और क्या है? वह कुछ ऐसा कह गई जिसका कोई मतलब नहीं था। निम्न वर्ग में जन्मे होने के कारण हम समाज में सबसे निचले पायदान पर थे, लेकिन हम चारों ओर दुश्मनों से घिरे नहीं थे। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मेरा गला सूख गया था और मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मैंने बाजार में खाया था। मुझे उसकी अच्छी खुशबू मिली थी और उसका स्वाद तो और भी बढ़िया था। वह क्या था? मैरिन ने कंधे उचका दिए। कुछ विदेशी मांस। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ का खाना कैसा है? बहुत स्वादिष्ट, शायद अब तक का सबसे बढ़िया खाना। आप ज्यादा बाहर नहीं निकलते, है ना? मैरिन हंसी। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं। उसने हाथ हिलाकर टाल दिया। समारोह में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। कोई योजना है? नहीं, मैंने कहा। फिर अपनी ट्रे में रखी रोटी का एक टुकड़ा खाया। वह हल्की सी फूली हुई थी। अच्छा, तुम मेरे साथ आ सकते हो। मैंने चबाना खत्म किया और पूछा, कहाँ? मैरिन आगे झुकी और अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाने लगी। ड्रैगन को देखने के लिए। क्या? मेरा दिल मेरी छाती से मेरे पेट के अंदर उतर गया। हम ड्रैगन अस्तबल में यूं ही नहीं घूम सकते थे, या हम जा सकते थे। मैंने रोटी को पानी से निगला और अपनी आवाज धीमी कर दी। क्या हमें उसे देखने की अनुमति है? हमने अभी तक शपथ भी नहीं ली है। मैरिन के चेहरे पर मुस्कान ने
मुझे वो सब बता दिया जो मुझे जानना था। वह एक उपद्रवी थी। मैं अपनी कुर्सी से पीछे झुक गया और उसकी ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैं स्कूल से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। मरीन ने डांटा। अगर कुछ हुआ तो हमें बर्तन साफ करने या ऐसे ही कुछ करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जैसा कि तुमने कहा, हमने अभी तक शपथ नहीं ली है। अगर हम अभी तक छात्र संघ का हिस्सा ही नहीं है तो हमें बाहर कैसे निकाला जा सकता है? मुझे पता था कि यह बेवकूफ़ी थी, लेकिन उसके तर्क में कुछ ऐसा था जिसे मैं नकार नहीं सकता था। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। उसे मना करना चाहता था, इस पागलपन को तुरंत खत्म करने की योजना बना रहा था, लेकिन न जाने क्यों जब मैंने उससे बात की तो मैंने पाया कि मैं उसके साथ जाने के लिए सहमत हूँ। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मैं इसके पीछे लंबे गलियारों में चला गया जहां से कोट पहने छात्र और शिक्षक गुजर रहे थे। मैंने पूछा, क्या आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं? वह इतने आत्मविश्वास से चल रही थी कि मानो वह हॉल में 100 बार घूम चुकी हो। नहीं, हालांकि मैंने स्कूल के नक्शे देखे हैं। मरीन ने उस जगह के नक्शे याद कर लिए थे। मैंने अपना सर हिलाया। वह झूठ बोल रही थी। शायद वह कोई तीसरे या चौथे साल की छात्रा थी जो नई होने का नाटक कर रही थी और सिर्फ मुझे परेशानी में डालना चाहती थी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि हम एक छोटी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए जो अंधेरे में काफी हद तक छिपा हुआ था। अगर वह उस पर नहीं रुकती तो मैं बिना ध्यान दिए ही वहां से निकल जाता। यहाँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी दूर तक जाती रही। यह नौकरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दरवाजा है। यह अस्तबल में प्रवेश द्वार के पास बाहर की ओर जाता है। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं डर गया था। पकड़े जाने और किले से बाहर निकाल दिए जाने का जोखिम कुछ ऐसा था जिसे मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन यह विचार कि उस दरवाजे के ठीक बाहर ड्रैगन थे, वह बहुत लुभावना था। चलो चले, मैंने कहा। मरीन ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर एक धमाकेदार मुस्कान थी। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। गर्मी की एक लहर मुझ पर छा गई। हालांकि मुझे पता था कि किले में प्रवेश किए हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दिन बीत गए हों। सूरज अभी भी आसमान पर ऊंचा था और बेरहमी से बरस रहा था। मरीन आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। बाहर की ओर बाईं ओर लगभग 50 कदम की दूरी पर एक गुफा का बड़ा सा द्वार था जो जमीन से नीचे जाता था। किले के नीचे एक विशाल गुफा जो अस्तबल के रूप में काम करता था। कुछ फीट अंदर 2 गार्ड हैं। मरीन ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। हमें उनके पीछे से चुपचाप निकलना होगा। गार्ड? अरे नहीं। मेरा संदेह फिर से मुझे परेशान करने लगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक आधिकारिक तौर पर उनसे मिलने का समय ना आ जाए। मरीन ने मेरी ओर देखा। क्या तुम मुर्गे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। मेरे डर के बावजूद यह सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं हंस पड़ा। मरीन ने मेरी तरफ देखा और आंख मारी और वापस मुड़ गई। वे पासा खेल रहे हैं और पैर मत घसीटना और हम बिना उनकी जानकारी के निकल जाएंगे। हम गुफा के प्रवेश द्वार की छाया में चले गए और मेरी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढल गई। मरीन सही थी। दोनों पहरेदार जमीन पर पैर मोड़कर बैठे थे और वे बारी बारी लकड़ी के कप से पासे फेंक रहे थे। जैसे जैसे हम पहरेदारों को पीछे छोड़ते गए और भूमिगत तल पर आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। 50 फीट या उससे ज्यादा की दूरी तक घना अंधेरा था। फिर सब कुछ मसालों से रोशन हो गया जो दोनों तरफ की दीवारों पर लगी हुई थी। दोनों तरफ बीच बीच में छोटी छोटी गुफाएं थी। हालांकि वे अभी भी आकार में विशाल थे। मैंने एक पर नजर डाली और अंधेरे में चमकती हुई विशाल आंख देखी। मुझे यकीन है कि मेरा दिल धड़क उठा और मैं दूर से ही मरीन की बात सुन रहा था, लेकिन मैं शब्दों को समझ नहीं पाया। ड्रैगन के सिर की विशाल रूपरेखा मेरी ओर बढ़ी और मुझे हवा में कुछ तीखी गंध आने लगी। मेरे पैर अकड़ गए। मैं अपनी जगह पर जम गया, हिलने से भी डर रहा था। ड्रैगन मेरे पास आया और अपने नथुनों से सांस ली। हवा के झोंके से मेरे कपड़े फड़फड़ाने लगे और ड्रैगन ने सूंघ कर अपना मुंह खोला। मैं मरने वाला था। मेरे मन में कोई संदेह नहीं था क्योंकि मैंने ड्रैगन के तेज और नुकीले दांत देखे। फिर ड्रैगन ने दम घुटने जैसी आवाज निकाली और इससे पहले कि मैं अपने पैरों को हिला पाता,
ड्रैगन के मुंह से बदबूदार बलगम निकला और मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। केवल अविश्वास ने ही मुझे उल्टी करने से रोका। ड्रैगन पीछे हट गया और अपनी गुफा की छाया में वापस गायब हो गया। मैंने मुड़कर मरीन को देखा। उसकी आंखें चौड़ी थी, उसका मुंह खुला हुआ था। मुझे लगा कि वो मुझ पर हंसेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह क्या है? मैंने भयभीत होकर धीमे स्वर में पूछा। मुझे लगता है कि वह ड्रैगन कफ है। मरीन ने जवाब दिया। मैं घबराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कम से कम यह एसिड तो नहीं, वरना तुम तो मर ही जाते। अब वह हंसने लगी, मैं भी हंसने लगा और गार्डों के बारे में सब कुछ भूल गया था, जब तक कि मैंने उनके बूटों की आवाज नहीं सुनी जो फर्श से टकरा रहे थे और उनकी परछाई दिखाई देने लगी। चलो इस तरफ, मैरिन ने कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं लगभग फर्श पर जमे कफ की ढेर में फिसल गया, लेकिन शुक्र है कि मैंने अपना संतुलन बनाए रखा। हम गुफा में और आगे भागे, अंधेरे में और अंदर चलते गए, जब तक कि दीवारों पर कोई मसाल नहीं जल रही थी। अंधेरा पूरी तरह छा गया था और मरीन ने अपनी गति धीमी कर दी। चलते समय वह मेरा हाथ पकड़े रही। मैंने खुद को आश्वासन दिया कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो मुझे अंधेरे में खोना नहीं चाहती थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। गार्डों से दूर। मैंने आंखें घुमाई। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा मतलब है हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा तो हमारे पीछे है। किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए हमेशा एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। मरीन ने कहा। आपके पिता कौन थे? इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आश्चर्य है कि आपको स्कूल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या ड्रैगन के बारे में भी। वह सही थी। मेरे पिता ने कभी भी स्कूल या ड्रैगन के रूप में उनके किए गए कामों के बारे में विस्तार से बात नहीं की थी। मैंने हमेशा यही मान लिया था कि वह अपने जीवन के उस हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग रखना चाहते थे, ताकि वह कुछ हद तक सामान्य जीवन जी सके। रुको, मुझे लगता है कि यह यहीं पर है। क्या है? गुप्त दरवाजा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे ऊपर उठाओ। मरीन ने कहा। ठीक है, पर कैसे? बस अपने हाथ एक साथ रखो ताकि मैं उन्हें एक सीढ़ी के रूप में उपयोग कर सकूं। मैंने अपना निचला होठ काटा। यह स्पष्ट रूप से मेरे हाथ के बारे में भूल गई थी। मैंने अपना गला साफ किया। लेकिन यह काम नहीं करेगा। मुझे अपनी बाहें तुम्हारी कमर के चारों ओर लपेटनी होंगी और तुम्हें उस तरफ उठाना होगा। यह काम करना चाहिए, बस कोई परेशानी ना आए। मरीन ने जवाब दिया। मैंने जवाब में नाक और भौं सिकोड़ी और थोड़ा नीचे झुका। फिर अपनी बाहें उसके कमर के चारों ओर लपेटी और उसे उठा लिया। और ऊपर? मैं छत तक नहीं पहुंच सकती, उसने कहा। मरीन भारी नहीं थी, लेकिन उसे ऊपर उठाने की कोशिश करना थोड़ा अजीब था। मैंने ऊपर की ओर उछलते हुए, कराहते हुए अपनी बाहों को थोड़ा नीचे किया। उसकी जांघें मेरे सिर से दब गई और उसकी चेतावनी के बावजूद मैं अपने दिमाग में घूम रहे डरावनी विचारों के प्रवाह को रोक नहीं सका। छत तक पहुंचने के लिए वह चिल्लाई, जिससे कोई मदद नहीं मिली। कुछ देर बाद एक हल्की चिल्लाने की आवाज आई। ऊपर से आने वाली रोशनी मेरे आसपास की गुफा में घुसी और मैरेन ने खुद को मैनहोल के ऊपर खींच लिया। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मैंने कुछ बार छलांग लगाई, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सका। वह कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई और फिर से दिखाई दी और एक रस्सी नीचे गिरा दी। इससे कोशिश करो, उसने कहा। मैंने रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ गया। मैनहोल एक सादे पत्थर के रूप में खुलता था। मैं उसके बगल में फर्श पर लेट गया। ड्रैगन का ज्यादातर कफ अभी भी मेरी त्वचा पर गीला था। मैंने घृणा में भौं सिकोड़ी। मैंने पूछा, हम कहाँ हैं? मरीन ने जवाब में हंसते हुए कहा, महिलाओं के बाथरूम में। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।